अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट में बात करेंगे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में पता होना चाहिए कि इसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक क्या फाइंडिंग मिलती है, जो कि अराउंड 95% क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में मिलती है कि इसमें काइमेरिक BCR ABL फ्यूजन जीन बन जाती है। बेसिकली फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसको कहलाया जाता है। ये पैथोजेनेसिस लिखी हुई है और यहीं से पैथोजेनेसिस याद कर लेनी इस फ्लो चार्ट से। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बन जाते हैं ना। व्हाट इज दिस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम? बेसिकली फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 22 BCR जीन का पार्ट एंड फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 9 ABL का पार्ट रिमूव होकर आपस में फ्यूज हो जाता है एंड ये BCR ABL फ्यूज जीन बना देता है, विच इज अ काइमेरिक फ्यूजन जीन एंड दिस इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसकी फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन होती है, तो उससे जो प्रोटीन्स बनती हैं बेसिकली ये जो बनाता है, जो बेसिकली BCR और ABL के फ्यूजन से जो जीन्स फिर बनती हैं और जो प्रोटीन्स बनती हैं, दीज आर योर ये हैव क्या कहते हैं टायरोसिन काइनेस लाइक एक्टिविटीज़। एंड जस्ट लाइक टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी, हमें पता है टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म करती है अपना फंक्शन, कि जब भी कोई इस पर लाइगेंड आके लगते हैं तो टायरोसिन काइनेस सबसे पहले डाइमराइज होता है, फॉस्फोराइलेट होता है और फिर वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज को फॉस्फोराइलेट करके मतलब फर्दर जनरेट कर देता है। इसी तरह होता क्या है कि जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है उसमें देखा जाता है कि जो हमारा BCR पोर्शन होता है वो उसके पास डाइमराइजेशन डोमेन होता है, कि यही जब भी कोई इस पर लाइगेंड आके लगता है होता है कि जो BCR वाला पोर्शन है वी कैन सी वो डाइमराइज करता है, वो फॉस्फोराइलेट करता है, और जो ABL वाला पोर्शन है उसके पास क्या कहते हैं टायरोसिन काइनेस मायोटी होती है। एज रिजल्ट जो जब भी कोई इन पे लगता है लाइगेंड, BCR क्या कराता है ABL को एक्टिवेट करके क्या करता है, ABL का काम ये होता है कि वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज को प्रोमोट कर देता है और इसकी वजह से हमारे पास रैस की क्या कहते हैं रैस का फ्लो बढ़ जाता है, जैक स्टैट पाथवे ज़्यादा बढ़ जाता है, AKT पिक3 वाले जो पाथवेज थे ये बढ़ जाते हैं। और मेन चीज़ क्या देखी जाती है इनमें कि इन पाथवेज के बढ़ने के साथ साथ जो इधर ये दो आखिरी दो लाइन्स याद रखनी है कि देयर इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैन्युलोसिटिक एंड मेगा कैरियोसिटिक प्रोजेनेटर्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स वो बढ़ेंगे एंड मेगा कैरियोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स एक्यूट फेज में बढ़ते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो एबनॉर्मल रिलीज ऑफ इमेच्योर ग्रैन्युलोसिटिक फॉर्म्स फ्रॉम द मैरो इनटू द ब्लड। होता है क्या, जो मैरो अगेन मैरो इज मार्केटली हाइपर सेलुलर। वाइज इट हाइपर सेलुलर? क्योंकि अब इसमें हमारे जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स वाली लाइनेज फॉर्म्स हैं और जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो सब बन रहे हैं और वो सब मतलब बेसिकली उनकी उन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स की उन टिश्यूज़ की या उन सेल्स की जो आपके पास आ जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स जितने भी आ जाते हैं वो उनकी ज़्यादा अकोमोलेशन और उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, कि इसीलिए जो मैरो होती है हाइपर सेलुलर होती है बिकॉज ऑफ मैसिवली इंक्रीज नंबर ऑफ मेच्योरिंग ग्रैनुलोसिटिक प्रिकर्सर्स, जिसमें हमको एलिवेटेड पोर्शन ऑफ इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स मिलते हैं, साथ में न्यूट्रोफिल्स भी मिलते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स भी बड़े हुए मिलते हैं, उनकी कभी कभी डिस्प्लास्टिक फॉर्म भी देखी जाती है। एरिथ्रॉइड जो प्रोजेनेटर्स होते हैं वो या तो नॉर्मल होंगे या माइल्डली डिक्रीज्ड होंगे एंड इसमें हमको कभी कभार स्कैटर्ड एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो मिलती है वो ये मिलती है कि हमको स्कैटर्ड मैक्रोफेजेस नजर आते हैं विद अबंडेंट रिंकल्ड ग्रीन ब्लू साइटोप्लाज्म एंड दीज आर नोन एज सी ब्लू हिस्टियोसाइट्स। इंक्रीज डेपोजिशन मिलती है रेटिकुलिन की। ल्यूकोसाइटोसिस विच ऑफन एक्सीड्स 1 लाख सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब या 100,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, ये याद रखना होगा। एंड ये याद रखना है कि ये जो ल्यूकोसाइटोसिस हमको मिल रहा होता है इट कंटेन्स प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स, प्रीडोमिनेंटली सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, बैंड फॉर्म्स यानी बैंड सेल्स, मेटामाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इन सब के नाम, इन सारे सेल्स के नाम याद रखने होंगे कि ये ज़्यादातर बड़े हुए होते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, जिस तरह दिखाया हुआ भी है। ये सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, ये बड़े में ये आपके ये दीज आर योर बैंड फॉर्म्स। ये भी वही ये अपना क्या कहते हैं माइलोसाइट्स जितने, तो ये बैंड सेल्स कहलाए जाते हैं, ये बड़े में। और ये मेटामाइलोसाइट सेल है, ये बड़ा होता है। तो इन सेल्स के नाम रखना होगा कि ल्यूकोसाइटोसिस विच ऑफन एक्सीड्स 100,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब predominantly consists of neutrophils, band forms, metamyelocytes, myelocytes, eosinophils and basophils. ब्लास्ट्स जो होते हैं दे मेकअप लेस दैन 10% ऑफ द सर्कुलेटिंग सेल्स, कि वो फिर सर्कुलेशन में अगेन एज वी कैन सी आने लग जाते हैं। प्लेटलेट्स भी इंक्रीज होते हैं। स्प्लीन हमको इनलार्ज मिलता है ड्यू टू एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, क्योंकि वीनों के बोन मैरो के अंदर कितना सारा ये सेल्स बनने एंड इवेंचुअली उनको फिर स्प्लीन में जाके वो उनकी वो होती है रिमूवल होता है, तो स्प्लीन मैसिवली इनलार्ज हुआ होता है एंड कभी कभी हमको स्प्लीन में इन्फार्क्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। एंड दिस एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस लीड्स टू माइल्ड हेपेटोमेगेली एंड इट कैन ऑल्सो लीड्स टू लिम्फेडिनोपैथी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, प्राइमरीली डिजीज ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में भी हो सकती है, लेकिन इसका यूजली पीक इंसिडेंस देखा जाता है 5th और 6th डेकेड ऑफ लाइफ पे। बहुत स्लो ऑनसेट होता है। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया मिलता है। हाइपर मेटाबॉलिज्म इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीज सेल टर्नओवर, जिसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं, फटीगेबिलिटी, वीकनेस, वेट लॉस, एनोरेक्सिया,
जो इनिशियल सिम्टम होते हैं, जो फर्स्ट सिम्टम मिलता है पेशेंट्स में, दैट इज़ योर ड्रैगिंग सेंसेशन इन द एब्डोमेन ड्यू टू स्प्लीनोमेगेली, या देयर इज़ एक्यूट ऑनसेट ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन ड्यू टू स्प्लीनिक इन्फार्क्शन। और वी नो कि जब स्प्लीनोमेगेली होती है कि स्प्लीन जो होते हैं वो डायगनली इनलार्ज करते हैं, इसीलिए ड्रैगिंग सेंसेशन हमको मिलती है एब्डोमेन में। ये स्प्लीन दिखाया हुआ है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वाले पेशेंट का। और हम पीसीआर और क्रोमोसोम एनालिसिस के थ्रू बीसीआर एबीएल फ्यूजन जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका नेचर किस तरह होता है डिजीज़ का, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ये देखा गया जब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जिनमें चल रहा होता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट फॉर द 3 years ईजिली सर्वाइव करते हैं हर तरह के पेशेंट, और उनमें कुछ नहीं होता, कोई इतने सिम्टम्स जो है उसे माइल्ड से आते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सैजरेट नहीं कर रहे होते। फॉर द फर्स्ट 3 years इसको स्टेबल पीरियड भी कहते हैं कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट पेशेंट कैन ईजिली सर्वाइव फॉर 3 years। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 50% इंडिविजुअल्स जो होते हैं, यानी जो हाफ ऑफ द पेशेंट्स दे गो इनटू एक्सेलरेटेड फेज। जो बाकी हाफ ऑफ द पेशेंट्स होते हैं, जो बाकी 50% होते हैं, उनमें क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखना है कि पहले सब ने 3 years तक, जिनको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया था 3 year तक नॉर्मल रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर 50% पेशेंट में क्या हुआ, एक्सेलरेटेड फेज डेवलप हुआ। एक्सेलरेटेड फेज में क्या होगा, दे वुड बी इंक्रीज एनीमिया, इंक्रीज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड दे वुड बी इंक्रीज राइज इन नंबर ऑफ बेजोफिल्स। एंड इसमें हमको यहाँ पर आके हमें और कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ मिलने लगेंगी, बीसीआर एबीएल जीन की तो थी यहाँ पे अब हमको और जो एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 8, आइसोक्रोमोसोम 17 का लॉन्ग आर्म, डुप्लीकेशन ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ये एक्सेलरेटेड फेज में मिलता है। एंड इसके बाद ये और ये जो एक्सेलरेटेड फेज होता है क्या कहते हैं, ये ऑब्वियसली आफ्टर 3 years डेवलप होता है। एक्सेलरेटेड फेज के बाद क्या होता है कि एक्सेलरेटेड फेज के बाद बेसिकली फॉर द क्या कहते हैं नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 6 to 12 months जो एक्सेलरेटेड फेज है वो ख़त्म हो जाता है, एंड वो फिर ब्लास्ट क्राइसिस वाला फेस आ जाता है, एक्यूट ल्यूकीमिया आ जाता है। ब्लास्ट क्राइसिस बेसिकली क्या होता है कि ब्लास्ट क्राइसिस इज टर्म्ड एज जब आपके ब्लड में मोर देन 30% जो सेल्स हों वो सारे ब्लास्ट ही हों, बहुत सारे ब्लास्ट आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हो, एंड एज ए रिजल्ट जो सिम्टम्स हमारे पास आ रहे थे इनिशियली वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और एक्सेसरबेटेड हो चुके हों, सो दैट इज़ नोन एज ब्लास्ट क्राइसिस। तो इसको मैं दोबारा यही बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, 3 years तक विदाउट एनी ट्रीटमेंट सबने सर्वाइव कर लिया। फिर 50% पेशेंट्स में ये हुआ कि दे डेवलप एक्सेलरेटेड फेज, देन आफ्टर क्या कहते हैं 6 to 12 months ऑफ एक्सेलरेटेड फेज दे डेवलप्ड ब्लास्ट क्राइसिस। अब जो बाकी 50% थे जिनका मैंने नहीं बताया था, जिनका मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वो बाकी 50% में क्या होता है कि वो जब इनिशियली 3 years सर्वाइव कर लेते हैं उनमें एक्सेलरेटेड फेज नहीं आता, वो डायरेक्टली ब्लास्ट क्राइसिस वाले फेज में चले जाते हैं। कि जो अदर 50% इंडिविजुअल्स होते हैं, ब्लास्ट क्राइसिस ऑकर्स अब्रप्टली विदाउट एनी एक्सेलरेटेड फेज। एंड ये देखा जाता है कि जो ब्लास्ट क्राइसिस वाला फेज होता है उसमें हमको बोथ माइलॉइड ब्लास्ट सेल्स भी मिल रहे होते हैं एंड लिम्फॉइड ब्लास्ट सेल्स भी मिल रहे होते हैं। इसलिए ये देखा जाता है कि जो CML है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स विद बोथ माइलॉइड एंड लिम्फॉइड पोटेंशियल। ब्लास्ट क्राइसिस में याद रखना है कि सारे ब्लास्ट सेल्स हमको बड़े हुए मिलेंगे हमारी सर्कुलेशन में, लिम्फोब्लास्ट भी एंड योर माइलॉइड ब्लास्ट भी। अब इसका आगे इन्होंने अच्छा, और जो ब्लास्ट फेज होता है एक्सेलरेटेड फेज में क्या हो रहा था, एक्सेलरेटेड फेज में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 8, आइसोक्रोमोसोम 17q एंड डुप्लीकेशन हो रही है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की। ब्लास्ट क्राइसिस वाले फेज में क्या हो रहा है, ब्लास्ट क्राइसिस वाले फेज में बेसिकली आइकेरोस एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, इसकी म्यूटेशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट बेसिकली कैन नॉट रेगुलेट, बेसिकली जो रेगुलेशन हो रही होनी होती है हमारे पास हीमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स की, उनकी डिफ्रेंसिएशन की वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। तो ब्लास्ट क्राइसिस में याद रखना होगा कि ब्लास्ट क्राइसिस में क्या होता है, ब्लास्ट क्राइसिस में बेसिकली क्या कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है आइकेरोस उसकी म्यूटेशन हो जाती है। उसकी जीन कौन सी होती है, IKZF1 जीन होती है, जीन ना भी याद हो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का पता होनी चाहिए, आइकेरोस की म्यूटेशन हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है, ट्रीटमेंट में बेसिकली यही है कि क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको टू सम एक्सटेंट कम कर सकते हैं। BCR ABL फ्यूजन जीन के इनहिबिटर्स देते हैं, ये वाले ड्रग्स आजकल डेवलप हो चुके हैं। एंड इन ड्रग्स के थ्रू ये देखा गया है कि जो हीमेटोलॉजिक रिमिशन है दैट इज़ सीन इन ग्रेटर देन 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो ड्रग्स बेसिकली होते हैं, दे डू नॉट क्योर इट। इट इज़ सीन कि ये कराते क्या हैं, ये बेसिकली BCR ABL जो पॉजिटिव सेल्स हैं उनको तो ख़त्म कर देते हैं जो कि मैरो में होते हैं और सर्कुलेशन में होते हैं, लेकिन जो CML के स्टेम सेल्स जो होते हैं ना उनको ख़त्म नहीं कर पाते।
हैंस जो स्टेम सेल्स होते हैं, दो सेल्स विच ऑलरेडी हैव BCR-ABL फ्यूजन जीन्स, दे परसिस्ट एट लो लेवल्स। एज अ रिजल्ट यही देखा गया है कि ये करा क्या सकते हैं, दे कैन डिक्रीज, ये जो BCR-ABL के इनहिबिटर्स होते हैं, दे कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू द एक्सेलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट क्राइसिस। इसमें ये देखा जाता है कि दे डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू द एक्सेलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट क्राइसिस। एंड ये देखा गया है कि जो आजकल कुछ जो BCR-ABL इनहिबिटर्स थे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस आने लगी थी, तो अब हमने सेकंड और थर्ड जनरेशन BCR-ABL इनहिबिटर्स वाले ड्रग्स फर्दर बना दिए। अगर यंग पेशेंट्स की बात की जाए तो यंग पेशेंट्स में ये देखा गया कि यंग पेशेंट में जो स्टेबल फेज़ होता है, जो कि ये वाला फेज़ था जैसे मैंने बोला था कि 3 ईयर्स तक पर्सन सर्वाइव कर लेता है विदाउट ट्रीटमेंट। अगर किसी यंग इंडिविजुअल को क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हुआ है तो उसमें ये देखा गया है कि इस स्टेबल फेज़ में अगर हम यंग पेशेंट को हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन करा दें, देन ओनली देन इट कैन बी क्यूरेटिव। अदरवाइज़ इसका ये देखा गया कि अगर हम एक्सेलरेटेड फेज़ में वो पहुँच जाए या ब्लास्ट क्राइसिस वाली फेज़ में पहुँच जाए यंग इंडिविजुअल, देन उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम उसको हम बेसिकली इस ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी ट्रीट नहीं कर सकते, जो आउटलुक है वो लेस फेवरेबल है। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। आई होप ईजिली समझ में आ गया। मेन बस पैथोजेनेसिस की यहाँ से याद रख लेनी है। ये वाली लाइन हर हाल में पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास वो होते हैं सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स हमको मिलते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स, बैंड फॉर्म्स, मेटामाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एंड इसकी क्या कहते हैं जो ये थी ट्रीटमेंट, वो बस ये BCR-ABL इनहिबिटर्स हैं। उसमें ये देखा गया एक्सेलरेटेड फेस में कि ये 3 हमको साथ में मिलेंगी, डिसरेगुलेशंस मिलेंगी। एंड ब्लास्ट क्राइसिस वाले फेस में ये देखा गया कि आइकेरोस जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ हेमाटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो आई होप क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया ईजिली समझ में आ गया। एंड थैंक यू।